चलो बेटा हम लोग आज शुरू करते हैं मोलरता। मोलरता का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। मोलरता में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था और देखें क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर लिखा गया था मोलरता के लिए हम लोगों ने लिखा था कि विलेय के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। फिर दूसरा मोलरता बराबर लिखा गया था विलेय के मिली ग्राम मोलों की संख्या, और यहां पर विलयन का आयतन मिलीलीटर में। यहाँ पर मोलरता बराबर दूसरा फार्मूला था W/mW, यहाँ पर गुणे 1000 बटे V। अगला फार्मूला लिखा गया था मोलरता बराबर सांद्रता बटे अणुभार, और यहाँ पर लिखा गया था मोलरता बराबर प्रतिशत मात्रा गुणे 10 बटे अणुभार, और अगला फार्मूला था मोलरता बराबर प्रतिशत मात्रा गुणे 10 गुणे घनत्व बटे अणुभार। इसको घनत्व या विशेष गुरुत्व बोलते हैं। और इस फार्मूले का उपयोग जब हम लोग करेंगे जब प्रतिशत मात्रा भार से दिया होगा, और इसका उपयोग करेंगे जब प्रतिशत मात्रा आयतन से दिया गया होगा। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर पे या पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। अब इसके आगे की बात आज हम लोग शुरू करते हैं। देखें क्या है। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये पढ़ा गया था मोलरता बराबर W/mW गुणे 1000 बटे V। ये पढ़ा गया था। दोनों साइड में अगर हम लोग V से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर V आ जाएगा, यहाँ पर W/mW, यहाँ पर 1000 हो जाएगा। इसको हम लोग W/mW को मोल कहते हैं, और 1000 से गुणा कर देंगे तो ये मिली मोल हो जाएगा। 1000 से अगर इसको लोग गुणा कर दिए तो ये मोल जो है बदल जाएगा मिली मोल में। अब इधर भी हम लोग m इंटू V लिख रहे हैं, यहाँ पर W/mW, यहाँ पर 1000, और इधर भी m इंटू V लिख दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ पर 2 लिख दें और बीच से इसको हटा दें तो ये हो जाएगा m1v1 इक्वल टू m2v2। ये फार्मूले का उपयोग हम लोग केवल तनुता के लिए करेंगे। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग केवल तनुता के लिए कर सकते हैं, उदासीनीकरण या रासायनिक अपक्रिया के लिए नहीं कर सकते। जबकि पीछे आपको पढ़ाया गया था नॉर्मलता में n1v1, यहाँ पर n2v2 ये पढ़ाया गया था। इस फार्मूले का उपयोग हम लोग 3 जगह पे करेंगे, तनुता में, उदासीनीकरण में, और रासायनिक अपक्रियाओं में। ये 3 जगह पे करेंगे। तनुता, उदासीनीकरण और रासायनिक अपक्रियाओं में इस तीनों मतलब इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। अब ये देखो ध्यान से, तो ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग इन 3 जगह पे कर रहे हैं, जबकि इसका उपयोग केवल तनुता में कर रहे हैं। तनुता का मतलब आयतन बढ़ा देना। तनुता का मतलब जैसे आपने जल मिला दिया या आयतन बढ़ा दिया, तब जो विलयन है उसकी मोलरता बदल जाएगी और क्या होगी, तब इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दें n गुणे V, इसको हम लोग कहेंगे मिलीग्राम तुल्यांक। मिलीग्राम तुल्यांक यहाँ पर इसका मतलब पीछे पढ़ाया जा चुका है कि एक पदार्थ का 1 मिलीग्राम तुल्यांक हमेशा दूसरे पदार्थ के 1 मिलीग्राम तुल्यांक से ही क्रिया करेगा। ये कन्फर्म है। इसका मतलब होता है मिलीमोल। एक पदार्थ का 1 मिलीमोल दूसरे पदार्थ के 1 मिलीमोल से क्रिया करे ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग एक रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पर
यहाँ पर 2a प्लस 3b इक्वल टू A2V3 हो जाएगा। A का 2 मोल, B का 3 मोल क्रिया करता है, 2 मोल A 3 मोल B क्रिया करता है, तो A2B3 का 1 मोल बनता है। मतलब यहाँ पर अगर मोल की बात किया जाए तो ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मिलीग्राम तुल्यांक की बात किया जाए तो 1 मिलीग्राम तुल्यांक इसका, 1 मिलीग्राम तुल्यांक इससे क्रिया करेगा और यहां पर भी इसका 1 मिलीग्राम तुल्यांक ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मलता गुणे वॉल्यूम में मिलीग्राम तुल्यांक को व्यक्त करता है। तो किसी पदार्थ का 1 मिलीग्राम तुल्यांक दूसरे पदार्थ के 1 मिलीग्राम तुल्यांक से ही क्रिया करता है, इसलिए इस फार्मूले का उपयोग उदासीनीकरण या रासायनिक अपक्रिया में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, जैसा इसका 1 मोल, इसका 3 मोल क्रिया कर रहा है, तब ये 1 मोल बन रहा है। अच्छा, क्या हमेशा मोल भिन्न भिन्न क्रिया करेंगे? तो जरूरी नहीं है। मोल समान रूप से क्रिया कर सकते हैं, भिन्न रूप से क्रिया कर सकते हैं। मतलब समान मोल क्रिया कर सकते हैं 2 पदार्थ के, या 2 पदार्थ के भिन्न मोल क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर जब बात मिलीग्राम तुल्यांक की आएगी तो 2 पदार्थ के हमेशा समान मिलीग्राम तुल्यांक क्रिया करेंगे। तो इसलिए इस फार्मूले का उपयोग रासायनिक अपक्रिया के लिए किया गया है और यहाँ पर M1B1 वाले का उपयोग रासायनिक अपक्रिया के लिए नहीं किया गया था। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सेमी मोलर 100 मिलीलीटर HCl विलयन में 400 मिलीलीटर वाटर मिलाया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता बताएं। यहां पर M1 सेमी मोलर है 1/2, V1 100 मिलीलीटर हो जाएगा, V2 प्लस 400 बराबर 500 मिलीलीटर हो जाएगा। जब मिलाए जाने की बात हो तो जैसे यहाँ पर 100 मिलीलीटर था, आपने यहाँ पर 400 मिलीलीटर जल डाल दिया, तो ये 100 और ये 400 मिलके ये पूरा 500 मिलीलीटर हो जाएगा। तो जब भी कहा जाए कि इतना मिलाया गया, इसका मतलब दोनों को आप जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा M1 V1 M2 V2 1/2 गुणे 100, यहाँ पर 1/M2 निकालना है, यहाँ पर आ जाएगा 500। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा M2 गुणे 500, तो M2 बराबर हो जाएगा 50/500 बराबर 1/10 M, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेमी मोलर 100 ml HCl विलयन को, देखो इसी क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं। सेमी मोलर 100 ml HCl विलयन को तनु करके आयतन 1000 मिलीलीटर कर लिया गया। प्राप्त विलयन की मोलरता बताएं। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया। M1 सेमी मोलर है 1/2, V1 हो जाएगा 100 मिलीलीटर, B2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर आपसे B2 यहाँ पर पूछा जाए तो यहाँ पर B2 आप लिखेंगे 1000 मिलीलीटर। तो जब आपसे कहा जाए कि यहाँ तक कर लिया गया मतलब अंतिम आयतन। जैसे यहाँ पर एक कंटेनर आपने लिखा है, यहाँ पर पैमाने बने हुए मीटर रीडिंग
यहाँ पर 100, 200, 300, 400 इस तरह से 1000, तो यहाँ पर 1000 लिखा है। आप इस 100 को बढ़ाते बढ़ाते 1000 कर दिए, तो 100 को बढ़ाते बढ़ाते जब आप 1000 कर दिए तो यहाँ पर आयतन जो है मतलब ये हो गया कि आपको अंतिम आयतन बताया गया है। तो ये अंतिम आयतन यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर 100 जो पहले से था वो जोड़ा नहीं जाएगा। अब M2 आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर M1 V1, यहाँ पर M2 V2, 1/2 गुणे 100, यहाँ पर M2 नहीं मालूम, यहाँ पर 1000, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। M2 बराबर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर गुणे 10 बराबर 1/20। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, सेमी मोलर 100 ml HCl विलेन में कितना जल मिलाएं कि इसकी मोलरता 0.2 m हो जाए। मोलरता 0.2 m हो जाए। यहां पर देखें M1 सेमी मोलर 1/2 V1 100, V2 बराबर हो जाएगा नहीं मालूम, M2 यहाँ पर 0.2, तो यहाँ पर M1 V1 M2 V2, तो यहाँ पर 1/2 गुणे 100 0.2, यहाँ पर V2, तो V2 बराबर हो जाएगा ये 50 आ जाएगा, 50/2 बराबर 250 मिलीलीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो अंतिम वॉल्यूम है। तो अगर एडेड वॉल्यूम पूछा जाए तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा V2 माइनस V1, तो 250 माइनस 100 ये बराबर हो जाएगा 150 मिलीलीटर। कहने का मतलब आप 150 मिलीलीटर अगर जल मिलाते हैं तो मोलरता जो है 0.5 से बदल के कितना हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। तो जब भी मिलाया गया आयतन पूछा जाए तो फिर V2 माइनस V1 कर देंगे, मतलब दोनों का अंतर ले लेंगे। या डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है, डायरेक्ट अगर आपको निकालना है डेल्टा V, तो एक दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू M1 माइनस M2, यहाँ पर V1 अपान M2, तो यहाँ पर 0.5 माइनस 0.2/0.2, यहाँ पर गुणे हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 0.3/0.2 गुणे 100, फिर दशमलव हट जाएगा, 3/2 मतलब 300/2 बराबर 150 मिलीलीटर हो गया। ये डायरेक्ट अगर आपको डेल्टा V निकालना है, एडेड वॉल्यूम बताना है, तो आप डायरेक्ट भी आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, M1 माइनस M2 अपान M2 गुणे V1, इस फार्मूले से आ जाएगा। चलो अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस क्वेश्चन को पहले तो मिटा दिया जाए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या इस फार्मूले से M1 V1 वाले फार्मूले से उदासीनीकरण वाले प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आप कहेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन बनाना अगर है तो फिर आप इसको नॉर्मलता में बदल दें, मतलब यहाँ पर हम लोग N1 और यहाँ पर N2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये तो ये बदल जाएगा, N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बदल जाएगा N1 V1 में, और ये बदल जाएगा N2 V2 में। अब इस फार्मूले से आपके सारे मतलब सारे प्रश्न बन जाएंगे, उदासीनीकरण, तंता या जो भी निकालना है। यहाँ पर स्मॉल n क्या है, ये बैलेंसी फैक्टर है, बैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणक कह सकते हो, ये बैलेंसी फैक्टर है। एसिड के लिए, अम्ल के लिए क्षारकता है, बेसिसिटी, बेस या क्षार के लिए अम्लता है,
अम्लता का मतलब किसी क्षार से कितने OH माइनस निकल सकते हैं। क्षारकता का मतलब किसी अम्ल से कितने H प्लस निकल सकते हैं। लवण के लिए कुल धन या ऋण आवेश है। ऑक्सीकारक और अपचायक के लिए ऑक्सीकरण संख्या में कुल परिवर्तन है। ये सब आपको पहले बता दिया गया है। यहाँ पर ध्यान दो, ये अम्ल के लिए क्षारकता लिखा गया। क्षारकता का मतलब किसी अम्ल से कितने H प्लस निकल सकते हैं। जितने H दिखते हैं मोस्टली निकल जाते हैं, कुछ अपवाद पाए जाते हैं। H3PO4, H3PO3 और H3PO2। यहाँ पर N की वैल्यू 3, 2, 1। ये दो एक्सेप्शनल केस हैं जहां पर जितने H दिख रहे हैं उतने निकलते नहीं हैं। बाकी मोस्टली केसेस में जो H दिखते हैं वो निकल जाते हैं। तो इन तीनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ से 3 H निकल सकते थे, इसलिए क्षारकता 3 हो गई। 2 H निकल सकते थे, क्षारकता 2 हो गई। 1 H निकल सकता था, इसलिए क्षारकता यहाँ पर 1 है। क्षार के लिए अम्लता बोला गया था, तो अम्लता का मतलब कितने OH माइनस निकलेंगे। जैसे यहाँ पर आपने NaOH लिखा, यहाँ पर N की वैल्यू 1, MgOH होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ाया गया है 2, AlOH होल थ्राइस, N की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। याद रखिएगा, ये भी पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर केमनोफोर के लिए N की वैल्यू 5, N की वैल्यू 1, N की वैल्यू 3। AM मतलब एसिडिक मीडियम अम्लीय माध्यम, BM बेसिक मीडियम और NM न्यूट्रल मीडियम। अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, उदासीन माध्यम में। याद रखिएगा, कई बार K2Cr2O7 के बारे में पूछ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। K2Cr2O7 के बारे में अगर पूछें तो यहाँ पर N की वैल्यू हो जाएगी 6, AM एसिडिक मीडियम में। इसका केवल एसिडिक मीडियम में ही निकाला जाता है। बेसिक मीडियम में इसके ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसके लिए बेसिक मीडियम में हम लोग नहीं निकालते हैं। तो ये चीज जानते रहिए। सब तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट मास पढ़ाते समय सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ा दी गई थी। तो आज की बात हम लोग इससे आगे और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, अब जो कुछ क्वेश्चन हम लोग उदासीनीकरण पे करें, देखें। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, कुछ से बुक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर M1V1 अपान N1 लिखा होगा, M2V2 अपान N2 लिखा होगा। अब आप कहोगे हमने N1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ N2 से डिवीजन में है, हमने मल्टीप्लाई किया था। तो ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या है, ये नंबर ऑफ मोल है। तो जब आप इस फार्मूले का उपयोग करोगे तो फिर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। बिना केमिकल रिएक्शन लिखे आप इस क्वेश्चन मतलब इस फार्मूले से क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। चलो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखा जाए। यहां पर देखें बेटा, सेमी मोलर 100 मिलीलीटर H2SO4 विलेन को उदासीन करने के लिए डेसीमोलर NaOH विलेन के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी।
यहाँ पर ध्यान दें, उदासीन बोला गया है। यहाँ पर N1 M1 V1 N2 M2 V2। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर M1 है 1/2, V1 है 100। यहाँ पर H2SO4 से 2 H निकलते हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। यहाँ पर N2 मतलब NaOH से 1 OH निकलेगा, स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर M2 है 1/10, V2 नहीं मालूम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 100 और ये V2 गुणे 1/10, तो V2 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 10 बराबर 1000 मिलीलीटर। ध्यान दें, इस क्वेश्चन को हमने इस फार्मूले से सॉल्व किया है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, इस फार्मूले से सॉल्व करना चाहें, M1 V1 M2 V2 अपान N1 यहाँ पर N2, तो फिर हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखो, इसी क्वेश्चन के लिए यहाँ पर H2SO4 प्लस 2 NaOH Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर M1 आपने लिखा था 1/2, V1 था 100 मिलीलीटर और स्मॉल n, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। यहाँ पर M2 की वैल्यू 1/10, V2 नहीं मालूम, और यहाँ पर N2 की वैल्यू हो जाएगी 2 NaOH है तो 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 50 आ जाएगा और यहाँ पर 1/10 गुणे 2, यहाँ पर ऊपर V2, तो ये 20 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 50 गुणे 20 बराबर V2, तो V2 बराबर आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। ये आपका आंसर आ गया। अब आपने इस प्रश्न को, एक ही प्रश्न था, इस फार्मूले से भी लगाया और इस फार्मूले से भी लगाया, दोनों फार्मूले से आपने इसको सॉल्व किया। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं, इस फार्मूले से, नीचे वाले से जब सॉल्व किए तो आपको रिएक्शन नहीं लिखना पड़ा, ऊपर वाले फार्मूले से रिएक्शन लिखना पड़ा। तो बेटर ये होगा कि आप नीचे वाले फार्मूले से सॉल्व करें, क्योंकि आप सारे रिएक्शन लिख लें ऐसा जरूरी तो नहीं है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं। सेमी मोलर 100 मिलीलीटर H2C2O4 विलयन को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकृत करने के लिए डेसीमोलर केमनोफोर विलयन के कितने मिलीलीटर लगेंगे, ये देखें। अब यहां पर हम लोग M1 V1 N2 M2 V2 ये फार्मूला लिख रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, N1 H2C2O4 ये अम्ल है, तो स्मॉल n की वैल्यू 2, M1 1/2 हो जाएगा, V1 100 मिलीलीटर है। N2 केमनोफोर अम्लीय माध्यम के लिए N2 का वैल्यू हो जाएगा केमनोफोर के लिए 5, M2 1/10 है, V2 नहीं मालूम, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये 5/10, तो 1/2 गुणे V2, तो V2 बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2 बराबर 200 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। चलो, तो हम लोग इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन करना सीख लिए। अब हम लोग एक देखेंगे मिश्रण की मोलरता।
तो अगली हेडिंग होगी हमारे मिश्रण की मोलरता। जिसमें केवल अम्ल या क्षार उपस्थित है। तो यहां पर फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू m1 v1 m2 v2 m3 v3 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस v3। आगे अगर है तो आगे भी हम लोग इस तरह से कर लेंगे। यहां पर ये फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेम इसी फार्मूले पर हम लोग नॉर्मलता सॉल्व किए थे और वही सेम प्रश्न यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न है, एक मिश्रण में सेमी मोलर 100 मिलीलीटर HCl, 20 मोलर 200 मिलीलीटर HNO3 तथा डेसी मोलर 300 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित है, तो मिश्रण की मोलरता बताएं। मिश्रण में HCl की मोलरता बताएं। और तीसरा हो जाएगा, मिश्रण को 1000 मिलीलीटर तक कम करने पर मोलरता क्या होगी। एक 1000 मिलीलीटर तक कम करने पर मोलरता क्या होगी। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये मिश्रण की मोलरता होता है तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। यहाँ पर फार्मूला यही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 100, यहाँ पर 1/5 गुणे 200, 1/10 गुणे 300, नीचे 100, 200 प्लस 300। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। पूरा जोड़ेंगे 120/600, सॉल्व करेंगे 1/5 यहाँ आ जाएगा। मिश्रण में HCl की नॉर्मलता MHCl निकालना है, तो जिसकी यहाँ पर मिश्रण, तो जिसकी मोलरता निकालना है उसका मोलरता गुणे उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर HCl की मोलरता 1/2 थी, यहाँ पर गुणे 100, यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 600। सॉल्व करोगे 50/600 बराबर 1/12 एम आ जाएगा। और तीसरा पार्ट, मिश्रण को 1000 मिलीलीटर तक कम करने पर मिश्रण की मोलरता, यहाँ पर M1 V1 M2 V2 M3 V3 V1 प्लस V2 प्लस V3 ये हो जाएगा। सॉरी, ये अंतिम वॉल्यूम हो जाएगा। अंतिम आयतन, तो 1/2 गुणे 100, 1/5 गुणे 200, 1/10 गुणे 300, यहाँ पर बटे हो जाएगा 1000।
तो ये हो जाएगा 50, 40, 30। तो 120/1000 बराबर आ जाएगा 0.12 m। ये हो गया। चलो बेटा आगे बात किया जाए। एक क्वेश्चन एक बार IIT में पूछा गया था, उसको देखा जाए। 0.1 m AgNO3 तथा 0.2 m NaCl के समान आयतन को मिलाया गया। मिश्रण में नाइट्रेट आयन की मोलरता बताएं। तो मिश्रण में जिसकी मोलरता बताना है उसका वॉल्यूम, उसकी मोलरता गुणे उसका आयतन बटे कुल आयतन। तो यहां पर NO3 माइनस मिश्रण में, यहां पर NO3 माइनस गुणे VNO3 माइनस यहां पर V1 प्लस V2। अब इसकी नॉर्मलता AgNO3 में क्या होगी? तो किसी आयन की नॉर्मलता आपको पढ़ाया गया है, आयन की मोलरता, सारी नॉर्मलता नहीं, आयन की मोलरता बराबर आयनों की संख्या गुणे यौगिक की मोलरता। अब AgNO3 को अगर तोड़ा जाए तो यहां पर Ag प्लस NO3 माइनस, तो ये NO3 माइनस की संख्या हो गई 1, आयनों की संख्या 1 और यौगिक की मोलरता यहाँ पर 0.1 है तो 0.1 लिख लेंगे, 0.1 m NO3 माइनस। ये जो आया है ये बिलियन, मतलब AgNO3 बिलियन में है। अब इसको मिलाएंगे तब क्या होगा? तब देखें ये फार्मूला लिखे हैं, इस फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला यहाँ पर नीचे लिखा है, ये फार्मूला यहाँ पर नीचे लिखा है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.1 और मान लो आयतन V मिलाया गया है और आयतन समान है तो V1 और V2 दोनों समान हैं, तो V प्लस V, तो यहाँ पर 0.1V अपान 2V कैंसिल हो जाएगा, 0.05 m आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चलो भैया ये भी हो गया, मिटा रहे हैं इसको। अगर मिश्रण में अम्ल और क्षार दोनों हैं, अगर मिश्रण में अम्ल और क्षार दोनों हैं तब मोलरता कैसे निकालेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण की पहले नॉर्मलता निकालेंगे इस फार्मूले से। N यहाँ पर N1 Na बल्कि लिख लिया जाए MaVa माइनस NvMvVv और डिवाइड बाई Va प्लस Vv। इससे हम लोग मिश्रण की नॉर्मलता निकाल लेंगे और उसके बाद इस फार्मूले से इस नॉर्मलता को मोलरता में बदल देंगे। अब यहाँ पर स्मॉल n क्या रखेंगे, अम्ल या क्षार जो अधिक है, की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान दो, अगर अम्ल, ये सॉल्व करने पर अगर अम्ल का पार्ट अधिक आएगा तो Na लिखेंगे, अगर ये सॉल्व करने पर क्षार का पार्ट अधिक आएगा तो यहाँ पर Nv लिखेंगे। तो ये N जो है Na हो सकता है, Nv हो सकता है, निर्भर करेगा कि इस मतलब ये तीनों का गुणनफल ज्यादा है या इन तीनों का गुणनफल ज्यादा है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन से इसको देखते हैं। यहां पर देखें बेटा, एक मिश्रण में सेमी मोलर 100 मिलीलीटर H2SO4 तथा डेसी मोलर 200 मिलीलीटर NaOH उपस्थित है। तो मिश्रण की मोलरता बताएं। फार्मूला यही हो जाएगा मिश्रण की मोलरता में। अब अम्ल के लिए यहां पर ध्यान दो, अम्ल के लिए H2SO4 अम्ल है, यहाँ पर 2 H हैं, दोनों H निकलेंगे, इसमें Na की वैल्यू 2 हो जाएगी। Ma यहाँ पर सेमी मोलर है 1/2, Va 100 मिलीलीटर है, इसको घटाएंगे। NaOH से एक OH निकलता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर डेसी मोलर है 1/10, यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 प्लस 200। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 100 बचा, 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 20 बचा। तो 100 ज्यादा है मतलब अम्ल वाला भाग ज्यादा है, 20 कम है मतलब क्षार वाला भाग ज्यादा है। तो यहाँ पर घटाएंगे, 100 से 20 जाएगा 80/300 आ जाएगा। ये 0 सॉल्व करेंगे 8/30 एम आ गया, सॉरी एन। अब यहाँ पर ध्यान दें, चूंकि अम्ल वाला भाग ज्यादा है इसलिए यहाँ पर मोलरता जब निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी एन, यहाँ पर Na इंटू एम। तो ये 8/30 है। यहाँ पर Na अम्ल के लिए 2 लिखा गया है यहाँ पर देखना, और m। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर नीचे 2 और आ जाएगा तो 8/60 हो जाएगा बराबर m। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 15, यहाँ पर m आ जाएगा। यहाँ पर 30 दूना 60, 8/60, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, ठीक है। तो m बराबर आ जाएगा 2/15। ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग मोलरता पढ़ रहे थे, मोलरता पढ़ लिया गया है। मोलरता को अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो ये फार्मूला होता है W/mW। यहाँ पर 1000/V। तो ये V का मतलब आयतन होता है, आयतन बढ़ाने का मतलब तनु करना। तो मोलरता व्युत्क्रमानुपाती होगी तनुता के। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ाएंगे तो मोलरता घट जाएगी। यहाँ पर 4 ला से टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरता घटेगी। तो ये टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती है। और एक बॉयल्स लॉ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा मोलरता बढ़ जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये फैक्टर मतलब हो गए मोलरता को प्रभावित करने वाले कारकों का। आज आपको मोलरता पूरा पढ़ा दिया गया। कल पिछले लेक्चर पे कुछ पार्ट पढ़ाया गया था, आज वाले लेक्चर पे पूरा कर दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मोलरिटी देखेंगे, ठीक बेटा।